नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का वीकली करंट अफेयर की सीरीज में। इस वीक में हम लोग बात करेंगे जनवरी 2023 के पार्ट 4 की यानी कि कहें कि चौथे वीक की। तो ये चौथा वीक का वीकली करंट अफेयर है जिसमें हम लोग 22 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। इसके पहले की 3 वीक की वीडियो आ चुकी है, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या फिर यहां पर मैं कार्ड छोड़ दूंगा, उस पर भी क्लिक करके आप जा करके देख सकते हो। ओके, तो शुरू करते हैं। अच्छा, इसकी पीडीएफ और क्विज भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। क्विज पीडीएफ सब कुछ फ्री में आपको मिलेगा। एमजेटी ऐप पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, एमजेटी ऐप डाउनलोड करना है, फ्री वीडियो पर जाकर के फ्री वीडियोस भी देख सकते हो, फ्री क्विज भी सॉल्व कर सकते हो और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारे ई बुक और कोर्सेज लेना चाहते हैं तो इन फोल्डर्स में भी जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चौथे वीक का जनवरी 2023 का करंट अफेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? अब देखो यहां पर हम लोगों ने 90 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था, इसलिए हम लोग 91 तक चलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बन गए हैं दोस्तों क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस न्यूजीलैंड के अब नए प्रधानमंत्री आने वाले टाइम पे बनेंगे। क्यों? क्योंकि जेसिंडा अर्डर्न ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। यहां पर आप देखोगे ये है क्रिस हिपकिंस और इज सेट टू बिकम न्यूजीलैंड नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जेसिंडा अर्डर्न ने इस्तीफा दे दिया है। 7 फरवरी को अपना इस्तीफा सौंप देंगी, मतलब इनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा और ये अपना पद छोड़ देंगी। ठीक है, और जेसिंडा अर्डर्न जब बनी थी तब दुनिया के सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी, सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री कहेंगे ज्यादा सही रहेगा। फिलहाल न्यूजीलैंड के ये लेबर पार्टी से हैं और जेसिंडा अर्डन की जगह लेंगे हिपकिंस। ठीक, अगला, हरीश दामोदरन को किस बुक के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो हरीश दामोदरन को दोस्तों अभी ब्रोक टू ब्रेक थ्रू नाम की पुस्तक के लिए गाजा कैपिटल बिजनेस बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। इंडियन एक्सप्रेस के ये रूरल अफेयर्स एडिटर रहे हैं हरीश दामोदरन, और इंडियन एक्सप्रेस ने ही ये अखबार भी छापा है, ये मतलब लेख भी छापा हुआ है, आर्टिकल जिसे कहते हैं। गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज इन्होंने जीत लिया, इनकी ये पुस्तक का नाम है। ठीक, अगला, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ओएस भार ओएस विकसित किया? देखो, जैसे आप विंडोज यूज करते हो, ठीक है, लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स यूज करते हो, ठीक है, सीएसआईटी वाले लाइनक्स यूनिक्स जानते होंगे अच्छे से। इसके अलावा जैसे आप आईओएस यूज करते हो, आईओएस आईफोन वाले जानते होंगे बेहतर तरीके से। जैसे आप एंड्रॉइड यूज करते हो, एंड्रॉइड आप सब जानते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, तो ये सभी क्या है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि आपका सिस्टम को जो ऑपरेट करता हो वो प्रोग्राम, वो लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक, तो ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही भारत ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, क्योंकि ये सभी के सभी ना विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक सुना होगा आपने कलर ओएस, ठीक है, जो ओप्पो वीवो वाले होते हैं, चाइना वाले, तो कलर ओएस भी है। तो ये सभी विदेशी थी, लेकिन अब भारत ने अपना भार ओएस नाम से एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। और भारत के किस संस्थान ने बनाया है? आईआईटी मद्रास ने बनाया है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, भार ओएस आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड फर्म डेवलप इंडिजीनियस मोबाइल ओएस। ठीक है, भारत का स्वदेशी है। ठीक, 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स इसके टारगेट होंगे, क्योंकि भारत में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल के यूजर्स हैं। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत है दोस्तों चौथे स्थान पर। पहले पर कौन है? अमेरिका है ग्लोबल फायर पावर के मामले में। ठीक है, दूसरे पर कौन है? यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, इंडियन मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है। चौथे स्थान पर है 145 में से, और टॉप 5 में आ जाता है वर्ल्ड पावर में। तो दूसरे की बात कर रहे थे हम लोग, दूसरे पर रसिया है, तीसरे पर चाइना है और चौथे पर अपना प्यारा भारत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ये देखता है कि जमीन में, या कहें कि थल सेना, समुद्री सेना, वायु सेना, इन सब में आपकी डिफेंस पावर कितनी है, इसको देख करके। तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये टॉप पर है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया? तो नीलमणि फुकन दोस्तों बहुत बार आपको याद करवाया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित थे ये। और जैसे कि मैंने आपको याद करवाया था कि फूंको और मौज करो करके, ठीक है, नीलमणि फुकन और दामोदर माउजो दोनों का नाम याद करवाया था मैंने ना ज्ञानपीठ का 2020-21 के लिए। तो नीलमणि फुकन जो पाए हुए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनका निधन हो चुका है। ये रहे नीलमणि फुकन जी, ये ज्ञानपीठ अवार्ड जीत चुके थे। असम के बहुत ही फेमस ये पोएट थे,
इनका भी निधन हुआ है। इनको 1990 में पद्मश्री भी मिल चुका था और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित थे। 2002 में साहित्य अकादमी फेलोशिप भी मिल चुका था। क्लियर। अगला, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो इस बार के गणतंत्र दिवस के दोस्तों मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतह अल सीसी। ये मिस्र के प्रेसिडेंट थे, मिस्र के प्रेसिडेंट हैं एक्चुअली में। तो ये आए थे भारत के गणतंत्र दिवस पर एज ए चीफ गेस्ट। पिछली बार कोई नहीं आया, उसके पिछली बार भी कोई नहीं आया, उसके पिछली बार यानी कि 2020 में अगर बात करें तो आए थे जायर बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और 2 बार से कोई नहीं आया ड्यू टू कोविड-19, डर रहे थे सब। और लेकिन इस बार आए हैं कौन? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। ठीक, आगे, कहां पर देश में सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो सबसे गहराई में स्थित मेट्रो स्टेशन पूछा जाए तो आप बताएंगे पुणे में, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। ठीक, चलो फिर से रिवाइज करते हैं, मेट्रो आया है तो सबसे, चलो बताओ, भारत में सबसे पहला मेट्रो कहां शुरू हुआ? कोलकाता मेट्रो। भारत में ड्राइवरलेस मेट्रो कहां शुरू हुआ? दिल्ली मेट्रो। भारत में अंडर वाटर मेट्रो कहां शुरू होगा 2023 के लास्ट तक में? तो वो कोलकाता मेट्रो में होगा। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेज से सैनिटाइज करने वाला पहला मेट्रो? तो आप बताएंगे लखनऊ मेट्रो। क्यूआर कोड टिकटिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला मेट्रो? कानपुर मेट्रो। ठीक है, वाटर मेट्रो सुविधा वाला पहला सिटी कहेंगे, शहर कहेंगे, तो कोच्चि है वो। ठीक है, चलो ये सभी क्वेश्चन आप मेट्रो से याद रखेंगे। तो पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों डीपेस्ट अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाया गया है कंट्री का। इससे पहले अभी तक का कौन था? दिल्ली का हौज खास रेलवे स्टेशन सबसे गहराई में स्थित रेलवे स्टेशन था। अगला, हाल ही में यूनेस्को ने अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी 24 जनवरी 2023 को किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया? तो यूनेस्को ने दोस्तों इस बार का जो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस था 24 जनवरी 2023 को जो मनाया जाता है, वो अफगानिस्तान में जो लड़कियां और महिलाएं हैं उनको डेडिकेट किया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान में ना लड़कियों और महिलाओं को पढ़ने की आजादी नहीं है। आप जानते हो वहां पर तालिबान शासन चल रहा है। वैसे में यूनेस्को ने डेडिकेट किया सभी का, जिससे नजर उस पर पड़े, वहां की लड़कियों पर पड़े। ठीक है, जहां पर 80% से ज्यादा स्कूली उम्र की जो अफगान लड़कियां और युवा महिलाएं हैं वो अभी स्कूल से वंचित हैं। यूनेस्को के बारे में अगर बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में हुई थी। डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं और पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है? चलिए यहां पर भी चीजें लिखी हुई हैं, इसको भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में इंडिया पोस्ट ने पार्सल को डिलीवर करने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की? तो दोस्तों तरंग मेल सेवा शुरू हुई है गुजरात में। अब होगा क्या, जैसे कि गुजरात आप देखते हो मैप में ना, तो वो समुद्री तटीय पर पड़ता है। ठीक है, अब वहां से महाराष्ट्र तक ना ये समुद्र तरंग मेल सेवा के माध्यम से डाक टिकट जो हैं वो समुद्री रास्तों से पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, तो तरंग मेल सर्विस ये होगा, इंडिया पोस्ट के द्वारा शुरू किया गया है। कहां पर? गुजरात में। तो गुजरात और महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मुंबई, इन सबके बीच में डाक टिकट पहुंचाए जाएंगे। अगला, किस महापुरुष की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार दोस्तों इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति होती है उसको हटा करके उसको नेशनल वार मेमोरियल में शिफ्ट किया गया था और इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा का अनावरण कर दिया गया था। ठीक है, तो अब इंडिया गेट पर कौन है? सुभाष बाबू। क्लियर? चलिए, तो फिलहाल इनके बारे में ये डिटेल रही। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में यह कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 39 में दोबारा अध्यक्ष बने, लेकिन इन्होंने इस बार इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अंतिम बार उन्हें 1945 में ताइवान के ताइपे एयरपोर्ट पर ऑफिशियल रूप से देखा गया। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के चराई देव मैदान को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित करने का निर्णय लिया गया? तो असम के चराई देव मैदान को विश्व विरासत के रूप में नामित करने का सेंटर ने फैसला लिया है। सेंटर बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो यहां पर भी आर्टिकल है और ये चराई देव मैदान है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हो सकता है ये ऐड हो जाए क्योंकि सेंटर ने इधर अप्रूव कर दिया है। तो जब सेंटर की तरफ से अप्रूवल मिल गया है तो हो सकता है ये 41वां बन जाए यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल। ठीक है, अभी भारत में कितने हैं? 40 है। 39वां कौन सा था? राबाप्पा मंदिर। 40वां कौन सा था? धौलावीरा वाला। ठीक है, इन दोनों को 2021 में चुना गया था। भारत के इतने हैं अभी। ठीक है, तो फिलहाल सांस्कृतिक श्रेणी में इसे ऐड किया जाएगा, चरावी देवी मैदान को। ठीक है, जो कि कहां पर है? असम में है। अहोम साम्राज्य का ये विरासत स्थल माना जाता है। अगला,
हाल ही में पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 ऐसे गुमनाम, जिसकी कोई अभी तक नाम नहीं है, उन द्वीपों का नाम जो हमारे परमवीर चक्र विजेता रहे हैं उनके नाम पर, उन वीरों के नाम पर रख दिया है। जैसे कि आप देख पाओगे आर्टिकल में अब्दुल हमीद द्वीप, शैतान सिंह द्वीप, योगेंद्र द्वीप, ठीक है, संजय द्वीप, ऐसे ही वहां पर भी नाम रख दिए गए हैं। क्लियर है? बाकी के द्वीप टोटल 21 अंडमान निकोबार के द्वीप आइलैंड जो हैं इनके नाम रखे गए हैं। यहाँ पर भी मैंने लिस्ट दे दी है, जिनको इंटरेस्ट है वो रीड आउट कर सकते हैं, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा आपसे। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अच्छा एक चीज और हुआ था, 2018 में भी पीएम मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम बदला था। रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा था, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलाक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप किया था। तो इसमें बेसिकली नाम बदले गए थे, लेकिन यहाँ पर नाम रखे गए हैं। रखा जाना और बदले जाने में अंतर होता है। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात? चलो तो ये तो क्वेश्चन बना था, बहुत सब झोर झोर करके पूछे थे हर एक एग्जाम में। ठीक है, कि किस द्वीप का नाम क्या रखा गया, तो इसको तो आप याद ही रख लो। अगला, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक कोचिंग बियॉन्ड का विमोचन किया गया? तो कोचिंग बियॉन्ड जो बुक है इसको लिखा है आर श्रीधर और आर कौशिक ने मिलकर के। तो इसका भी विमोचन किया गया है। ए और बी दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कोचिंग बियॉन्ड बेसिकली ये आर श्रीधर की पुस्तक है। आर श्रीधर दोस्तों भारत के बॉलिंग कोच रह चुके हैं और इन्होंने जो कोचिंग दी थी, जो इनका 7 सालों का कोचिंग का एक्सपीरियंस था, वो इसमें इन्होंने लिखवाया है। किससे लिखवाया है? आर कौशिक से। आर कौशिक बहुत ही एक्सपर्ट हैं किताबें लिखने में और ये स्पोर्ट पर्सन की किताबें लिखते हैं। जैसे वीवीएस लक्ष्मण की आत्मकथा 281 एंड बियॉन्ड भी इन्होंने ही लिखी थी। गुंडप्पा विश्वनाथ की आत्मकथा रेस्ट एंड अश्योर्ड इन्होंने लिखा था और अब यहाँ कोचिंग बियॉन्ड भी लिखे हैं। क्लियर? वैसे मैं क्विकली अगर रिवाइज करवाना चाहूँ, ए टेस्ट ऑफ माय लाइफ युवराज सिंह ने लिखा है, बिलीव नाम की पुस्तक सुरेश रैना की है, और इसके बाद ए सेंचुरी इज नॉट एनफ ये सौरभ गांगुली की पुस्तक है। इसके बाद फिर प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। ठीक है, ये सभी पुस्तकें यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ पुस्तकें हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था इस महीने में, जो आई हुई थी चर्चे में, उनका रिवीजन कर लेते हैं। कम लेट्स रन ये कृष्णमचारी श्रीकांत ने पुस्तक लिखी। इरफान खान ए लाइफ इन मूवी ये शुभ्रा गुप्ता की पुस्तक आई। स्पेयर जे.आर. मोहरिंगर ने पुस्तक लिखी, प्रिंस हैरी पर लिखी गई है। जादूनामा पुस्तक अरविंद मंडलोई ने लिखी, ये जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक है। अनजान साक्षी प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार ने लिखा। रोलर कोस्टर ये तमाल बंदोपाध्याय की पुस्तक थी। अंबेडकर ए लाइफ ये पुस्तक शशि थरूर ने लिखी। रिवोल्यूशनरीज संजीव सान्याल की पुस्तक है। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 इसका विमोचन रंजन गोगोई ने किया। फोर्क्स इन द रोड इसको सी रंगराजन ने लिखा। इतने पुस्तकें अभी चर्चे में आई थी जनवरी महीने में, इनको भी आप याद रखेंगे। आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? तो द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी 11 ऐसे बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू कन्फ्योर नेशनल अवार्ड 11 जनरल ऑन जनवरी 23। देखो बहुत सारे अवार्ड्स अभी घोषणाएं हुई हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत सारे पुरस्कार, या जैसे कि कहें कि पद्म पुरस्कार हुआ, वीरता पुरस्कार हुआ, उसका अनाउंसमेंट किया जाता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। उनके लिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने जो पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए हैं ना, उनको ट्रिक से याद करवा दिया है और वो ट्रिक देखने के बाद आप कभी भूलोगे ही नहीं इस बार वाला। तो आप लोग वो ट्रिक वाली वीडियो जरूर देख लेना, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपको कार्ड भी छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो तो ये हुआ प्रधानमंत्री शक्ति पुरस्कार से कहते हैं। अगला, किस राज्य ने 21 जनवरी 2023 को अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया? तो 21 जनवरी को दोस्तों 1972 में 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ये तीनों राज्य जो हैं पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम 1971 के तहत 1972 में ये आकर के भारत के अलग अलग से स्वतंत्र राज्य बने थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा सेलिब्रेट 51st स्टेटहुड डे। ठीक है ना, तो ये पुनर्गठन अधिनियम हुआ था 1971 वाला 1972 में जाकर के। ठीक है ना, 1971 ये एक्ट का नाम था, अधिनियम का नाम था। तो ये 3 राज्य जुड़े थे और 21 जनवरी 2023 को ये लोग 51वां अपना स्थापना दिवस मनाए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य रखा? तो दोस्तों 2025 तक हिमाचल प्रदेश बन जाएगा ग्रीन स्टेट, ये घोषणा करी हुई है वहां के जो सीएम हैं उन्होंने। उनके सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अभी नए नए बनकर के आए हुए हैं कांग्रेस पार्टी से। आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी ने वहां पर जीत दर्ज की है, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे।
तो उन्होंने अनाउंस किया है कि हिमाचल प्रदेश 2025 तक ग्रीन स्टेट बन जाएगा। इसके लिए 2023 से 24 के दौरान 500 मेगावाट की सौर परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड के साथ मिल करके 200 मेगावाट की और क्षमता वाली परियोजनाएं ये सभी स्थापित की जाएंगी, जिसकी वजह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, इन सबको मिला करके यानी जो भी एनर्जी होगी वो ग्रीन एनर्जी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी। तो टोटल ओवरऑल 2025 तक हिमाचल प्रदेश बन जाएगा। ठीक, याद रखना है 2070 तक पूरे भारत का लक्ष्य है कि कार्बन फ्री या जीरो कार्बन एमिशन वाला देश बन जाए भारत। अगला, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों मनाया जाता है 24 जनवरी को। जब हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे होते हैं उसी दिन मनाया जाता है पूरे विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। आपको पता होगा भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती के अवसर पर मनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय भी यहीं से लिंक कर लो, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है ना, ये भी लिंक कर लो। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। अगला, किस राज्य का अस्का थाना क्षेत्र देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना? तो दोस्तों ओडिशा का अस्का थाना क्षेत्र ये देश का नंबर 1 थाना बना हुआ है। इसको अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने सम्मानित किया है, अवार्ड दिया हुआ है। अभी एक लिस्ट आई जिसमें परफॉर्मेंस के अनुसार देखा गया, लिस्ट किया गया और उसमें टॉप 3 के नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपके लिए। अस्का थाना क्षेत्र ये टॉप पर रहा, उड़ीसा के गंजम जिले में है। उड़ीसा के गंजम जिले में ही एक और पुलिस स्टेशन है गंगापुर पुलिस स्टेशन, ये दूसरे स्थान पर रहा। और उत्तराखंड का चंपावत जिला ये इसमें बनवासा थाना जो था ये तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तो इनको सम्मानित किया गया है। अगला, आईसीसी ने 2022 की सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला टी20 टीम में कितने भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया? तो सबसे आईसीसी ने 2022 की बेस्ट पुरुष और महिला वनडे टीम जारी की। इसमें टोटल 7 खिलाड़ी भारतीय शामिल हुए, जिसमें 3 तो हैं ये मेंस खिलाड़ी। ठीक है, मेंस वाली जो टीम बनी उसमें 3 खिलाड़ी रहे और विमेन वाली जो टीम बनी उसमें 4 भारतीय खिलाड़ी रहे शामिल। यहां पर मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा दे रहा हूं। ये रहा आईसीसी की मेन टी20 इंटरनेशनल टीम 2022 के लिए। ठीक है, टीम ऑफ द ईयर। तो आईसीसी क्या करता है, प्रत्येक वर्ष टीम ऑफ द ईयर जारी करता है। तो उसमें 2022 का जो जारी किया पुरुष का, उसमें देखो 3 भारतीय आपको नजर आएंगे, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और एक और नजर आएंगे, क्या, कौन, हार्दिक पांड्या, ये 3 आ गए। और विमेंस की जो टी20 इंटरनेशनल टीम आई उसमें कौन कौन भारतीय हैं? स्मृति मंधाना देखो ओपनर के रूप में, इसके अलावा दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष विकेट कीपर, इसके अलावा रेणुका सिंह, ये 4 नाम आपको मिल जाएंगे भारतीय। क्लियर बिल्कुल। कैप्टन किसको से बनाया गया है? सोफिया डिवाइन को महिलाओं में, और पुरुषों में बनाया गया है बटलर को। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगला, भारत में पहली बार यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? इसका आयोजन दोस्तों असम में किया जाएगा, असम में गुवाहाटी में। ये फरवरी में आयोजित होगा। ठीक है, कब होगा? फरवरी में, यानी कि अगले महीने ये आयोजित होगा गुवाहाटी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को, पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पर आप देख पाओगे यूथ 20। देखो अब G20 की अध्यक्षता भारत कर ही रहा है, इसी की तर्ज पर पहली बार Y20 किया जा रहा है। Y20 बोले तो यूथ 20। ठीक, तो असम के गुवाहाटी में होगा। 5 विषयों पर काम होगा, जिसमें क्लाइमेट चेंजेस, डिजास्टर मैनेजमेंट या उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, पीस निर्माण में, पीस बिल्डिंग में, ठीक है, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक और हेल्थ, भलाई, युवा खेल, ठीक है, इन सब पर केंद्रित होगा ये। तो 6 से 8 फरवरी को आयोजित होगा। अगला, किस राज्य के मोनपा जनजाति द्वारा तुरग्या उत्सव मनाया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आजकल ना थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है। पहले पूछा जाता था तुरग्या उत्सव कहाँ मनाया जाता है, लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, या पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है। अब क्या पूछा जाता है, तुरग्या महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, लोसर किस समुदाय के लोग मनाते हैं, पोंगल के दिन कौन सा खेल आयोजित होता है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब एक लेवल और बढ़ा दो उस लेवल के। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा एक लेवल और अंदर डीप जा करके आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एडवांस होना होगा, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा डिफरेंट टाइप से मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ और एक्सप्लेनेशन ज्यादा से ज्यादा देने का कोशिश करता हूँ। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन पर भी ध्यान दिया करो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग तुरग्या उत्सव की। तो तुरग्या महोत्सव दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन किस जनजाति के द्वारा? मोनपा जनजाति के द्वारा। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया सिविल सर्विसेज की एग्जाम अगर दे रहे हो तो थोड़ा सा और डीप जाना है। डीप क्या जाना है, उसमें पूछा जाएगा कौन सा नृत्य होता है,
तो आपसे आपको बताना है चाम नृत्य होता है, ठीक है। चाम नृत्य जो होता है वो बहुत चर्चे का केंद्र होता है वहां पर। योद्धा अर्पू के रूप में वहां पर लामाओं के द्वारा मठ में मनाए जाते हैं। तो ये सब चीजें पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज और, किस मठ में ये आयोजित किया जाता है? मुख्यतः तवांग मठ में आयोजित किया जाता है। तो अभी 20 से 22 जनवरी 3 दिवसीय ये हुआ महोत्सव। क्लियर? ऐसे ही अगर आप महोत्सव, मेले और सब कुछ अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो आप जो ब्रह्मास्त्र बुक आई थी उसका तो अब मतलब बुक वाला वर्जन बहुत कम ही बचा होगा। अगर आप ई बुक उसका ले लेते हो तब भी काम कर जाएगा, ठीक है। ई बुक संस्करण आप प्राप्त कर सकते हो एमजेटी ऐप से। इसके अलावा आपको आरआरबी एएलपी बैच के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन बैच लॉन्च हो चुका है। इसकी वैकेंसी आने वाली है और बहुत ही प्रेस्टिजियस वैकेंसी होती है, अच्छी वैकेंसी होती है। और पिछले बार जो हुआ था तो आपके जान पहचान के कोई ना कोई जरूर हुए होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी थी जो क्लियर हुई। तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए बैच लाया गया है, शताब्दी बैच। इस शताब्दी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, अभी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर ये उपस्थित है एमजेटी ऐप पर। जाइए इस बैच को ज्वाइन कीजिए। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लासेस चल रही हैं, तो ज्यादा डिले मत कीजिए। अभी आप लोग एक्शन लीजिए, अभी से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद वैकेंसी आने के बाद ज्यादा समय मिलेगा नहीं आपको। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, कौन सा दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है? 25 जनवरी को दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे। तो ये दोनों ही दिवस मनाए जाते हैं। तो ए और बी बोथ आर करेक्ट। चलो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले नेशनल वोटर्स डे, ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी को ही 1950 में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो चुनाव आयोग की हम लोग एनिवर्सरी कह सकते हैं। इसकी दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2011 से हुई। हालांकि थीम इस बार रखा गया है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। अगर हम लोग चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 15 में इसके बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 324 से 329 के बारे में, जिसमें चुनाव आयोग का गठन 324 में कहा गया है। 324 में बताया गया है कि भारत का चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होगी, इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट का कोई दबाव प्रेशर नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, और चुनाव आयुक्त इनकी सहायता के लिए दो हैं। कौन कौन? अनूप चंद्र पांडे जी और अरुण कुमार गोयल जी। अगला देखते हैं अब टूरिज्म डे। टूरिज्म डे, नेशनल टूरिज्म डे दोस्तों मनाया जाता है कब? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। और अगर विश्व पर्यटन दिवस यानी वर्ल्ड टूरिज्म डे पूछा जाए तो आप बताएंगे 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, इसकी थीम क्या है? रूरल एंड कम्युनिटी फोकस्ड टूरिज्म, ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, इस बार की ये थीम है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर एनर्जी, सोलर प्रोजेक्ट जो है इसका उद्घाटन किया गया है नॉर्थ इंडिया में। तो चंडीगढ़ में, यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस का, चंडीगढ़ गेट नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो 11.7 लाख करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जा रहा है। 2000 किलोवाट पावर का ये इसका क्षमता वाला होगा। इसका उद्घाटन बनवारी लाल पुरोहित जी ने किया है, जो कि पंजाब के गवर्नर है और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अगला, ऑरेंज फेस्टिवल कहां पर मनाया गया? ये मनाया गया नागालैंड में। ऑरेंज फेस्टिवल, देखो ऑरेंज को ना आप संतरा महोत्सव मत कहिएगा, ठीक है ना, संतरा महोत्सव मत कहिएगा, रिक्वेस्ट है। आप बोलोगे ये क्यों कह रहे सर, वही तो है, ऑरेंज मतलब संतरा, फेस्टिवल मतलब महोत्सव। नहीं, देखो नाम अलग अलग है। ऑरेंज फेस्टिवल के नाम से अगर मनाया जाएगा तो आप नागालैंड बता देंगे। संतरा महोत्सव अगर आएगा, पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मणिपुर। मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में संतरा महोत्सव मनाया जाता है। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो है इंग्लिश, ठीक है, तो आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी वाला पूछा जाएगा तो नागालैंड बताना है। अगला, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है। देखो मैं हर एक क्वेश्चन में आपके लिए यहाँ पर रेफरेंस देता हूं, जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो एक ऑथेंटिक सोर्स है, कोई भी फर्जी चीज नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि अभी कुछ लोग जैसे कितना भी समझा दो, लेकिन कुछ लोग को इसमें लगेगा कि मजाक कर रहे हो, मतलब संतरा महोत्सव ऑरेंज फेस्टिवल। लेकिन आपके सामने यहाँ पर देख लो, तीसरा एडिशन है ये, नागालैंड में आयोजित किया गया एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल का, ठीक है, कोहिमा में। और संतरा महोत्सव मणिपुर, ध्यान रखिएगा। संतरा, संगाई, ठीक है, सिरुई लिली, ये सब वहां का है, मणिपुर का। अच्छा, कुछ संतरा के प्रोडक्शन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। विश्व भर में 3% योगदान जो है ये भारत देता है। विश्व भर में जितना भी प्रोडक्शन होता है संतरे का, ऑरेंज का, उसमें शीर्ष उत्पादक देशों में बात करें तो भारत 9वें स्थान पर है। प्रमुख उत्पादक अगर राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा वगैरह पे, ठीक। अगला, हाल ही में आई जानकारी के अनुसार 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत किस स्थान पर है? देखो जैविक खेती की बात आ रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात आ रही है।
ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना हम लोग दुनिया में तीसरे सबसे लार्जेस्ट हैं, ठीक है। पहले पर अर्जेंटीना है, कौन है? अर्जेंटीना। दूसरे पर उरुग्वे है, उरुग्वे। याद आ रहा है ये दोनों देश कहां पर है? ये दोनों देश हैं भैया दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, ठीक है ना। अर्जेंटीना ने तो अभी फीफा वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है इस बार का, मेसी वाली टीम, ठीक है। अब तीसरे पर है अपना प्यारा भारत। सोचो, एक तरफ हम लोग अमेरिका, यूरोप और रसिया, चाइना जैसे बड़े बड़े देशों जो मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी जापान वगैरह में है, उन सबसे टक्कर लेते हैं और अद्भुत जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन पर। और एक तरफ हम लोग खेती को में भी देखो झंडा गाड़ रहे हैं, मतलब जहां पर दक्षिण अमेरिकी देश जो देश इसी सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग अच्छा पोजीशन रख रहे हैं। तो ये समझ लो बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। वैसे अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर एक और क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो सिक्किम आपको याद होगा, सिक्किम। सिक्किम ये पूर्णतः जैविक खेती करने वाला पहला भारतीय राज्य है, पूर्णतः जैविक खेती वाला पहला भारतीय राज्य है, पहला भारतीय राज्य है, ठीक है ना। क्लियर? आगे चलिए, तो यहाँ भी सारी चीजें लिखी गई हैं, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, पीवीटी और पीडीएफ आपको दिया ही जाएगा एमजेटी ऐप पर। किस नागरिक सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी जी का निधन हो गया? देखो, बालकृष्ण दोषी जी, जब मैंने ये क्वेश्चन बनाया तब तक वो केवल पद्म भूषण से सम्मानित थे, लेकिन इनके मरणोपरांत 2 दिन बाद आया 25 जनवरी, और 25 जनवरी की संध्या पर आपको पता है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या जिसे कहते हैं, उस दिन अनाउंस होता है पद्म पुरस्कार भी। तो इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित कर दिया गया, मतलब अनाउंस कर दिया गया कि इनको दिया जाएगा मरणोपरांत। तो जब जीवित थे तब इनको पद्म भूषण मिला था, लेकिन अब इनको मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण भी। तो यहां पर मैं दोनों ऑप्शन लगा दे रहा हूं, लेकिन उपरोक्त सभी नहीं लगाऊंगा क्योंकि इनको पद्मश्री नहीं मिला हुआ है, ठीक है। यहां पर आप देख पाओगे रिनोड आर्किटेक्ट एंड पद्म भूषण अवार्डी बीवी या बालकृष्ण दोषी जो है, इनका निधन हो चुका है, ठीक है। ये थे बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट थे और इनका निधन हो गया है, पद्म भूषण से सम्मानित थे। इनको अभी रॉयल गोल्ड मेडल भी मिला हुआ था, इस वजह से 2022 में इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया हुआ था। वास्तुकला का दुनिया का सर्वोच्च सम्मान है रॉयल गोल्ड मेडल, उससे भी सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रियजकर पुरस्कार भी इनको मिल चुका था 2018 में। तो इनका निधन हो गया है। क्लियर? तो ये कौन कौन से अवार्ड सम्मानित है? पद्म भूषण और पद्म विभूषण से। अगला, अब देखो ये चीज उनको नहीं पता चलेगा जो लोग पीडीएफ लेंगे, ठीक है, इसलिए कहता हूं मैं वीडियो भी देखा करो, पीडीएफ भी लिया करो। चलो मैं लिख देता हूं फिलहाल पद्म विभूषण भी, पद्म विभूषण 2023 मिला है। क्लियर है ना? आगे देखते हैं। हाल ही में कितने व्यक्तियों को 2023 के लिए पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई? जैसे मैंने आपको बताया अनाउंस उनका निधन हुआ, उसकी खबर मैंने कवर किया, जस्ट अगले दिन अनाउंस हुआ पद्म पुरस्कार, वो भी कवर करना पड़ा। तो देखो पद्म पुरस्कार में इस बार पद्म विभूषण से सम्मानित करे गए, पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए 6 व्यक्ति, पद्म भूषण से सम्मानित किए गए 9 व्यक्ति और पद्मश्री से सम्मानित किए गए 91 व्यक्ति। टोटल 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर टोटल पूछा गया है तो इसलिए 106 पर आप लगाएंगे। चलो लिस्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह अनाउंस किया जाता है। ये है 6 व्यक्तियों के नाम जिनको मिला है पद्म विभूषण, लेकिन मैं कहूंगा आप इसको मत ध्यान दो, बिल्कुल मत देखो, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। आपके लिए ना एक वीडियो मैंने बना रखी है ट्रिक, वो ट्रिक अगर आप एक बार देख लोगे ना, मैं कहूंगा आप वीडियो देखने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन जाकर के पढ़ लेना, इतनी शानदार ट्रिक है, सबको बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। तो आप एक बार वो खोज करके चैनल पर जाओ, देखो एमजेटी एजुकेशन के द्वारा बनाया गया है वो ट्रिक, आप पद्म पुरस्कार की ट्रिक जाकर के एक बार देख लेंगे तो आपको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिस्ट तो दे रहा हूं, लेकिन आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिससे आपका तुरंत तैयार हो जाए एक ही बार में, ठीक है। फिलहाल पद्म विभूषण की बात यहाँ पर कर ही लेते हैं। मुलायम सिंह यादव जी, बालकृष्ण दोषी, श्रीनिवास वर्धन, जाकिर हुसैन और दिलीप महालनोबिस और एस एन कृष्णा, इनको पद्म विभूषण मिला है 6 व्यक्तियों को। क्लियर? 19 पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं, बाकी सब पुरुष हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रिक वीडियो देख लोगे अगर आप तो आप भूलोगे ही नहीं। अगला, आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब किसने जीता? तो आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, विमेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ओडीआई विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये सब अनाउंस किया गया क्योंकि साल खत्म हुआ है। तो आईसीसी अवार्ड्स की अपनी घोषणा करता ही रहता है। फिलहाल पुरुषों का जो टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया उसमें एक अवार्ड आया भारत के नाम, सूर्य कुमार यादव जो हैं ये बेस्ट टी20 क्रिकेटर चुने गए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे
ये आईसीसी का ही ट्वीट है। और विमेंस में अगर बात करें तो तालिया मैकग्राथ जो हैं ऑस्ट्रेलिया की, इन्हें चुना गया है विमेंस में। और अगर पूछा जाए आईसीसी विमेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो रेणुका सिंह को चुना गया है, ये भी अगेन भारतीय हैं। यहाँ पर भी सारी चीजें लिखी गई हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? तो विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन या कहें वाइजैग रेलवे स्टेशन जिसे कहते हैं, उसे देखो वाइजैग रेलवे स्टेशन गेट्स ग्रीन सर्टिफिकेट, उसे ग्रीन सर्टिफिकेशन मिल गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लोहाटी जी, अभी नए नियुक्त हुए हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, जिनके नाम पर हम लोग ट्विटर पर बवाल मचाते हैं। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वैकेंसी वगैरह दो जल्दी से। आगे, हाल ही में कौन से भारतीय क्रिकेटर ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बने? तो वो बन गए हैं मोहम्मद सिराज, ये भी भारतीय हैं, ओडीआई रैंकिंग में टॉप पर आ गए हैं। चलिए, मैंने अभी आपको टी20 वाला दिखा दिया अवार्ड आईसीसी का, अब इसी के साथ लिंक करके मैं ओडीआई वाला भी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, बाबर आजम को ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो चुना जाता है ना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। क्या कहा जाएगा? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। और अगर कोई महिला जीतती है, यानी मेंस का, विमेंस का अगर कोई जीतता है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो उसे कहेंगे राचील हे हुई फ्लिंट ट्रॉफी। क्या कहेंगे? फ्लिंट ट्रॉफी। तो फ्लिंट ट्रॉफी इस बार किसने जीता? नतालिया सेवियर ने, नतालिया सेवियर, इन्होंने जीता हुआ है। अब देखो, इसमें वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है। तो सेकंड पोजीशन पर स्मृति मंधाना रही और यहाँ पर सेकंड पर रहे बेन स्टोक। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला ही विजेता होता है, तो फर्स्ट वाला बाबर आजम में, और इनको याद रखेंगे। ठीक, गूगल ने हाल ही में किस नाम से अपना एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च किया? तो गूगल ने अनाउंस किया है कि वो भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट लॉन्च करेगा। इसको नाम देगा स्पैरो। क्या नाम देगा? स्पैरो। देखो कुछ इस प्रकार से, स्पैरो मतलब आप जानते हो ना, गौरैया, गौरैया नाम की एक चिड़िया होती है। ठीक है, उसे स्पैरो बोलते हैं। तो उसी नाम से अपना ये लॉन्च करेगा। गूगल की ही कंपनी है डीप माइंड, और डीप माइंड ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है गूगल की, और इसी के द्वारा ये बनाया जाएगा। किसको रिस्पांस में, या किसको एक प्रकार से कहें कि किसके कंपटीशन में ये लॉन्च कर रहे हैं? तो ये चैट जीपीजी के कंपटीशन में लॉन्च कर रहे हैं। चैट जीपीजी आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था। ओपन एआई ने एक जबरदस्त तरीके का एक बनाया प्लेटफॉर्म, एक चैटबॉट बनाया। ये चैटबॉट ना कमाल का है। मतलब आपको अगर मूवी की स्क्रिप्ट चाहिए तो आप बता दो किरदार के नाम, फटाक से मूवी बन करके आ जाएगी, लिख करके स्टोरी आ जाएगी। गाना चाहिए, गाना बता दो। म्यूजिक लिरिक्स चाहिए, लिरिक्स आ जाएगा। आपको स्टोरी चाहिए, ब्लॉग चाहिए, आपको मेल लिखना है, कुछ भी इसको बोलो, ये करके देगा। ठीक है, चैट जीपीटी बहुत जबरदस्त है ये, और ये पूरा का पूरा दुनिया एकदम चेंज करने वाला है। तो डीप माइंड के जो सीईओ हैं हेमिस हसलबीस, इन्होंने बताया है हम जो बनाएंगे ना वो इससे बढ़िया होगा, इसमें से और फीचर आएंगे, देखना होगा क्या होता है। अगला, नोरो वायरस का संक्रमण किस राज्य में सबसे पहली बार पाया गया? तो भारत में नोरो वायरस के केसेस आने शुरू हो चुके हैं, केरल में इसका मामला पाया गया है। नोरो वायरस एक नया तरीके का वायरस है। कोविड-19 जब आया था, कोविड-19 का भी पहला केस केरल में ही मिला था। निपाह वायरस केरल में मिला था। निपाह वायरस, ये वायरसेस के नाम है, याद रखिएगा। तो नोरो वायरस जो है ये एर्नाकुलम जिले में देखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? तो इन्होंने 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। लेकिन इन 412 में से आपको 412 के नाम नहीं याद रखने हैं, इनमें आपको नाम याद रखना है कीर्ति चक्र विजेताओं को। ये 6 कीर्ति चक्र विजेता चुने गए हैं। कीर्ति चक्र जो होता है ये अशोक चक्र के बाद दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है, और शौर्य चक्र तीसरा होता है। यानी अशोक चक्र पहला, कीर्ति चक्र दूसरा, शौर्य चक्र तीसरा। ये शांति के लिए, ठीक है ना, शांति के लिए याद होगा। अगर आप डेली करंट अफेयर देखते होंगे तो आपको पूरा अच्छे से बताया गया होगा कि शांति के लिए और वीरता युद्ध के लिए कौन कौन से अवार्ड होते हैं, किस प्रकार का सीरियल होता है। यहाँ पर नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिटेल वाली होती हैं, तो उसको यहाँ पर नहीं बताया जा सकता है। कीर्ति चक्र विजेताओं को यहाँ पर आप देख लोगे, ये कीर्ति चक्र के विजेता हैं। 4 इसमें मरणोपरांत पाए हुए हैं, 2 जीवंत पाए हुए हैं। ठीक है, ये इसको याद रखना है। ये भी सेम 25 जनवरी को ही अनाउंस किया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर। निम्न में से किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डोबी हॉकले मेडल देने की शुरुआत की? तो ये शुरुआत किया है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड अब महिला क्रिकेटर्स को देगा डोबी हॉकले मेडल। ठीक है, अपने यहाँ के महिला क्रिकेटर्स को। और पुरुष क्रिकेटर को क्या देगा? पुरुष क्रिकेटर को सर रिचर्ड हेडली मेडल देगा। ठीक, अच्छा एक चीज और, ये वही न्यूजीलैंड क्रिकेट है जिसने सबसे पहले पुरुष क्रिकेटर्स और महिला क्रिकेटर्स की सैलरी इक्वल की थी। और दूसरा देश कौन बना था? अपना प्यारा भारत, जिसने महिला
और पुरुष क्रिकेटर्स की सैलरी एक की थी। ठीक है, मतलब कि एक ही कैटेगरी की अगर पुरुष महिला खिलाड़ी हैं तो उनको सेम सैलरी मिलेगी, अंतर नहीं रहता। हॉकली जो है 2013 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई थी, चौथी महिला थी और न्यूजीलैंड की पूर्व खिलाड़ी थी। आगे, हाल ही में किस देश ने भारत को 100 से ज्यादा चीते देने का वादा किया? तो दोस्तों भारत ने दक्षिण अफ्रीका से डील की है कि वो 100 से ज्यादा चीते दक्षिण अफ्रीका से भारत में लाएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले या कहीं कुछ महीनों पहले 17 सितंबर को जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था 2022 में, तो उन्होंने 8 चीते भारत को सौंपे थे। तो ये 8 चीते कहां पर रखे गए? कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है जी? मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। ठीक है, 8 चीते ये लाए गए कहां से? नमीबिया से। और अब कहां से लाए जाएंगे? साउथ अफ्रीका से। तो इसी साल फरवरी में 12 लाएंगे जाएंगे, फरवरी में 12 लाए जाएंगे और उसके बाद 12-12 करके 8-10 साल में पूरा 100 पूरा किया जाएगा। देख पाओगे टाइम्स नाउ का आर्टिकल, साइन साउथ अफ्रीका इंडिया साइन एग्रीमेंट टू इंट्रोड्यूस 100 मोर चीताज ओवर नेक्स्ट डिकेड, यानी कि अगले 10 सालों में ये आएंगे। ठीक है, हर साल 12 चीते लगभग आएंगे। क्लियर? तो ये तो थी दोस्तों वीकली करंट अफेयर। कैसी लगी है वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसकी क्विज और पीडीएफ और बाकी महीनों की क्विज और पीडीएफ या बाकी वीकली करंट अफेयर की जो भी पीडीएफ और क्विज है सब आपको मिलेगी कहां पर? एमजेटी ऐप पर। जबरदस्त ऐप है, आपके लिए बनाया गया है। अगर इस ऐप को अगर आप नहीं डाउनलोड करते हो तो आप समझ लो कि पढ़ाई में अभी बहुत कुछ छोड़ रहे हो। यहाँ पर जाओ, देखो बहुत सारे फ्री में चीजें अवेलेबल है। आप जाकर के देखो तो सही, इतने अच्छे क्वालिटी कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो कोर्सेज या ई बुक्स लेना चाहते हो उसको भी ले सकते हो, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप हमारी ई बुक्स को भी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।